नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रवि वर्मा। पिछली वीडियो में अपन ने कोशिका व ऊतक के बारे में पढ़ा था। कोशिका में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, उस टॉपिक के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है सेल साइकिल व सेल डिवीजन, मतलब कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सबसे पहले बात आती है कोशिका विभाजन आखिर होता क्या है। मतलब कोशिका विभाजित होकर, विभाजित मतलब डिवाइड कर नई कोशिका को जन्म देती है। कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका को जन्म देती है, को जन्म देती है। इसे ही अपन कोशिका विभाजन कहते हैं। इसके बारे में अपन को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम है रुडोल्फ वर्चो। इन वैज्ञानिक ने बताया था, इन्होंने एक कथन दिया था, स्टेटमेंट दिया था। वह कथन क्या है? ओमनो सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है all the cells arise from pre-existing cell। मतलब सभी कोशिकाएं का निर्माण पूर्व स्थापित कोशिका से ही होता है। मतलब जितनी भी कोशिका बनती है वह पुरानी कोशिका से ही टूटकर बनती है। और पुरानी कोशिका का क्या हो जाता है? पुरानी कोशिका बिल्कुल खत्म हो जाती है, अपने शरीर को खत्म कर नई कोशिका बनाती है। और अपन देखते हैं कि कोशिका विभाजन की जरूरत क्यों पड़ी। कोशिका विभाजन की जरूरत इस वजह से पड़ी। अपन देखते हैं, अपन बचपन में जब हमारा जन्म होता है तो हम कितने से रहते हैं? बहुत ही छोटी 2-2.5 किलो के आसपास हमारा जन्म होता है। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार हमारा वजन बढ़ता है, हमारे भार में वृद्धि होती है, हमारी हाइट में वृद्धि होती है, हमारी हाइट 6 फीट तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसा किसकी वजह से संभव हुआ है? यह सब कोशिका विभाजन की वजह से संभव है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे शरीर में केवल 3 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन जब अपन वयस्क हो जाते हैं तो इनका नंबर 75 ट्रिलियन तक भी बढ़ जाता है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? कोशिका विभाजन की वजह से। और कोशिका विभाजन भी क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या बात होती है, अगर मान लो कोई भी जीव हो पृथ्वी पर, वह क्या करेगा? या तो वह अपनी अमर हो जाएगा या तो अपनी संख्या बढ़ाएगा। अमर अपन हो नहीं सकते, यह शक्ति केवल देवताओं के पास है। इस वजह से कोई भी कोशिका या जीव अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगता है। इस वजह से हम भी कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन कुछ इस तरीके से होता है। मान लो यह है मदर सेल, मतलब मातृ कोशिका। मातृ कोशिका, और यह विभाजित होकर किसमें? 2 पुत्री कोशिकाओं में टूट जाती है। पुत्री कोशिका या डॉटर सेल। अब सबसे पहले बात आती है कि अपन ने इसको मातृ कोशिका ही क्यों कहा है। इसको अपन पितृ कोशिका, फादर सेल भी तो बोल सकते थे। अपन ने इसको मातृ सेल क्यों कहा? क्योंकि अपन सब जानते हैं जीवन देने का कार्य कौन करता है? केवल माँ ही करती है। इस वजह से इसको अपन ने मातृ कोशिका कहा। और इसको पुत्री कोशिका इसलिए कहा क्योंकि यह भी आगे जाकर जीवन देने का, नई कोशिका निर्माण में कार्य करेगी। इस वजह से इनको डॉटर सेल का, और आगे चलकर 2 नई कोशिकाएं बनाएगी। संपूर्ण कोशिका विभाजन को अपन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है माइटोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। और दूसरा होता है मियोसिस। मतलब अर्धसूत्री विभाजन।
जैसा कि इनके नाम से भी पता चल रहा है, सम मतलब समान, सम मतलब समान और सूत्र मतलब गुणसूत्र। यहाँ गुणसूत्र का मतलब तात्पर्य गुणसूत्र से। तो मतलब ऐसा विभाजन जिनमें विभाजन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रों की संख्या समान रहे। जैसे मान लो मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो डॉटर पुत्री कोशिका में भी इसकी संख्या बराबर रहेगी, 2n गुणसूत्र रहेंगे, 2n क्रोमोसोम रहेंगे। और जबकि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन इसके नाम से भी पता चल रहा है, अर्ध मतलब आधा और सूत्री मतलब गुणसूत्र, मतलब इसके गुणसूत्रों में कमी आ जाएगी। गुणसूत्रों में कमी हो जाएगी, मतलब आधे गुणसूत्र रह जाएंगे। जैसे मान लो मात्र कोशिका में 2n गुणसूत्र है, तो वह क्या करेंगे, मात्र पुत्री कोशिका में जाएंगे तो इनकी संख्या n रह जाएगी। इन सब प्रक्रिया की कहाँ जरूरत पड़ती है, उसके पहले अपन को एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो आती है सेल टाइप। सेल कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल, और दूसरी होती है जर्म सेल। सोमेटिक सेल मतलब ऐसी कोशिकाएं जो हमारी ग्रोथ व डेवलपमेंट मतलब वृद्धि व विकास में मदद करती है। जैसे हो गया आरबीसी। आरबीसी क्या है, हमारे रक्त में घुली हुई रहती है और रक्त में घूमती रहती है, जो आवश्यक पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का कार्य है, वृद्धि व विकास में आवश्यक होती है। और जितनी भी सोमेटिक सेल है वह सब, उन सब में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके एग्जाम्पल हो गया आरबीसी। और जितनी भी कोशिकाएं जो वृद्धि व विकास में सहायक होती। और दूसरी सेल टाइप कोशिका का दूसरा प्रकार आता है जर्म सेल। ऐसी कोशिकाएं जो रिप्रोडक्शन में मदद करती है। रिप्रोडक्शन मतलब जनन में मदद करती है। जनन में मदद करने वाली कैसी होगी, ओवेरी किसका निर्माण करती है, ओवम का, अंडाणु का बनाती है। टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्म का निर्माण होगा। ये सारी जितनी भी कोशिका जिन निर्माण करती है, इन सब में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन देखते हैं हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। 46 किस किस से आते हैं, एक तो माता से आते हैं, ओवम से 23 आते हैं, स्पर्म से 23 आते हैं, और ये सब दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 46। इतने क्रोमोसोम किसी मनुष्य के निर्माण में चाहिए। अगर मान लो हमारे अंदर तो 46 होते, लेकिन माता से कितने आए, 23। इसका मतलब माता से आए उनकी संख्या कितनी हो गई, आधी संख्या हो गई, और पिता से आए उनकी भी आधी संख्या हो गई। अगर मान लो ऐसा नहीं हो, उसमें भी माइटोसिस हो, तो हमारे गुणसूत्र कितने हो जाएंगे कुल, मान लो 46 माता से आए और 46 पिता से आए, तो 92 गुणसूत्र हो जाएंगे, 46। और ऐसा संभव नहीं है। अगर मान लो हमारे अंदर 92 क्रोमोसोम आएंगे, तो अपन इंसान तो रहेंगे नहीं, जाने क्या बन जाएंगे। इस वजह से इन सब कोशिकाओं में मियोसिस होता है। अब अगली स्लाइड में देखेंगे माइटोसिस किस प्रकार से होता है, इनका चक्र क्या होता है। ये आप जो चित्र देख रहे हैं वह है पूरा सेल साइकिल को डिनोट करता है। इस सेल साइकिल के अंतर्गत अब 2 फेजेज में होकर पूरा होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी पूरा चक्र देख रहे हो इधर वाला, ये पूरा चक्र किसको डिनोट करता है, किस फेज को डिनोट करता है, इंटरफेज। इस पूरे फेज को इंटरफेज बोलते हैं। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के फेज को माइटोसिस। ये पूरा इंटरफेज तो सभी कोशिकाओं में समान रहता है।
इंटरफेज को भी अपन 3 फेजेज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है अपने पास G1 फेज। इस G1 फेज को अपन गैप फेज भी बोलते हैं। गैप फेज मतलब ये पूरा इंटरफेज तो तैयारी का फेज होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन कोशिका विभाजन के लिए ये पूरी अपनी तैयारी करता है। और माइटोसिस में कोशिका विभाजन होता है। गैप फेज या G1 फेज, इसमें केवल तैयारी होती है और इसमें केवल जो कोशिका विभाजन में आवश्यक होते हैं, आवश्यक एंजाइम्स, उनका निर्माण होता है, आवश्यक एंजाइम्स का निर्माण होता है और कुछ भी नहीं होता। गैप फेज में केवल आवश्यक एंजाइम्स का निर्माण होता है और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है कि भाई अब मुझको तो कोशिका विभाजन करना ही है, मेटाबॉलिकली सक्रिय हो जाता है। फिर उसके बाद आता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में भी कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाइंग ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों का विभाजन होता है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेट करने लग जाता है, वह सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है और डीएनए की संख्या डबल हो जाती है, डीएनए डबल हो जाता है। उसके बाद आती है गैप फेज 2। गैप फेज 2 में भी कुछ भी नहीं है, इसमें केवल जितने भी आवश्यक प्रोटीन हैं जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं उनका सिंथेसिस होता है। कोशिका विभाजन में जितने भी प्रोटीन सहायक होते हैं उनका निर्माण होता है। उसके बाद अब बात आती माइटोसिस। माइटोसिस को अपन 4 प्रक्रियाओं के द्वारा समझ सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसकी स्टेज आती है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, टीलोफेज और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस। अपन ने देखा इंटरफेज की प्रक्रिया सब में समान होती है, केवल माइटोसिस में ही अंतर रहता है। सेल साइकिल के अंतर्गत अपन ने देख लिया 2 स्टेजेज आती है, इंटरफेज, एम फेज या इसको माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज के अंतर्गत भी अपन देख रहे हैं कि 4 स्टेजेज में यह पूरा कंप्लीट होता है। वह होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इनको अपन चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रोफेज होती है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की सबसे पहली अवस्था। इसके अंतर्गत क्या होता है, कोशिका में न्यूक्लियस थोड़ा किनारे पर आ जाते हैं और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लग जाती है, मतलब केंद्रक झिल्ली टूटने लग जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लग जाती है और इसके अंतर्गत इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वह बाहर निकलने का कार्य करते हैं, टूट जाती है और यह प्रोफेज स्टेज होती है। फिर उसके बाद आती है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज के अंतर्गत क्या होता है कि दोनों ध्रुवों की तरफ एक धागेनुमा संरचना बन जाती है, उसको बोलते हैं धागेनुमा संरचना बन जाती है और उसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। और वह क्या करती है, क्रोमोसोम को पकड़ लेती है। धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है तो क्रोमोसोम को पकड़ लेती है और उन सबको केंद्र में एक सीधी रेखा में जमाने का प्रयास करती है, सीधी रेखा में जमा देती है और इस क्रोमोसोम की सीधी रेखा को अपन बोलते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट नहीं, क्रोमोसोम प्लेट। क्रोमोसोम प्लेट नहीं, सेंट्रल प्लेट बोलते हैं क्योंकि सीधी रेखा में ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद आती है अपनी एनाफेज। एनाफेज के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम सेंट्रल प्लेट में आए थे वो स्पिंडल फाइबर की सहायता से ध्रुवों की ओर खिसक जाते हैं, क्रोमोसोम ध्रुवों की ओर आ जाते हैं, ऊपर वाले ध्रुव और नीचे वाले ध्रुव दोनों की तरफ आ जाते हैं और उनको स्पिंडल फाइबर पकड़े रहता है। फिर उसके बाद आती है टीलोफेज। टीलोफेज के अंतर्गत क्या होता है कि वापस जितने भी क्रोमोसोम किनारों ध्रुवों की तरफ आए थे उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होने लग जाता है और वो सब के पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंतर्गत अंदर आने लग जाते हैं। फिर उसके बाद
ये तो हो गई अपनी एम फेज माइटोसिस की प्रक्रिया। फिर उसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत सेल वॉल का निर्माण होने लग जाते हैं और जितने भी दोनों नए क्रोमोसोम किनारों पर आए थे वो सब टूटकर दोनों अलग अलग हो जाते हैं और डॉटर सेल मात्र कोशिका का निर्माण हो जाता है। और सेल के अंतर्गत जितने भी सेल ऑर्गेनेली जितने जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार अपना पूरा सेल डिवीजन हो जाता है। इसको अपन एक और बार देख सकते हैं। इंटरफेज में कोशिका विभाजन की जितनी भी तैयारी होती है वह सब पूरी तैयारी कर लेता है। इसके अंतर्गत जितने भी एंजाइम्स बनाने हो, प्रोटीन सिंथेसिस करना हो, उन सब की तैयारी हो जाती है। फिर उसके बाद एम फेज के में भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में कुछ भी नहीं, इनकी कोशिका केंद्रक की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और क्रोमोसोम बाहर निकल जाते हैं। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर बन जाती है, स्पिंडल फाइबर धागेनुमा संरचना होती है और जितने भी क्रोमोसोम थे वह सेंटर में लग जाते हैं और इसको सेंट्रल प्लेट बोल देते हैं। एनाफेज में वो क्रोमोसोम क्रोमेटेड ध्रुवों की ओर हो जाते हैं, वो भी स्पिंडल फाइबर की सहायता से। फिर उसके बाद टीलोफेज में ध्रुवों की ओर हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर से अलग हो जाते हैं और क्रोमोसोम में वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। इतनी तो सब में समान रहती है। फिर साइटोकाइनेसिस में नई सेल वाल बनने लग जाते हैं। सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड इत्यादि सेल ऑर्गेनेली का निर्माण हो जाता है और डॉटर सेल बन जाती है। ये थी अपनी पूरी प्रक्रिया माइटोसिस की। माइटोसिस के अंतर्गत अब प्रोफेज होती है, वह सबसे बड़ी अवस्था होती है। सबसे बड़ी अवस्था व एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। सबसे छोटी अवस्था। और मेटाफेज मध्य की अवस्था होती है। नाम से भी पता चल रहा है मेटा का मतलब ही मध्य अवस्था होता है। और टीलोफेज सबसे अंत वाली अवस्था, इसको अंतिम अवस्था भी बोलते हैं। ये था अपना माइटोसिस डिवीजन। सेल साइकिल सेल डिवीजन में देखा है, ये 3 स्टेजेज में होता है। एक तो होता है इंटरफेज कुछ भी नहीं है, इसके अंतर्गत पूरा सेल डिवाइड होने के लिए, विभाजित होने के लिए तैयारी करता है। और इसके अंतर्गत 3 फेजेज आते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। फिर उसके बाद आता है एम फेज भी 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा आ जाता है साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा, जिसके अंतर्गत सेल ऑर्गेनेल सबका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस वगैरह इन सबका डिवीजन होता है। तो मतलब अपन देख रहे हैं इंटरफेज भी सभी प्रकार की कोशिकाओं में, व साइटोकाइनेस दोनों फेज तो सभी प्रकार की कोशिकाओं में समान रहते, लेकिन अंतर कहाँ आता है? एम फेज माइटोसिस व मियोसिस के अंतर्गत। तो अपन इनके अंतर देखते हैं। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस व मियोसिस इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। माइटोसिस मतलब समसूत्री और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री। नाम से भी पता चल रहा है। सम मतलब समान और गुणसूत्र। तो ऐसा डिवीजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहे हो। मतलब मान लो मात्र कोशिका के अंतर्गत 4 क्रोमोसोम है,
तो डॉटर कोशिका, पुत्री कोशिका में भी इनकी संख्या इतनी ही रहेगी, 4 क्रोमोसोम से 4 क्रोमोसोम। अगर मान लो इसको आगे भी डिवीजन, आगे भी विभाजन करना हो तो 4 ही रहेगी। और जबकि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री मतलब आधे और सूत्र मतलब गुणसूत्र, मतलब मान लो मात्र कोशिका के अंतर्गत 4 क्रोमोसोम है तो वह पुत्री कोशिका में जाएंगे तो इनकी संख्या 2C हो जाएगी, 2 क्रोमोसोम हो जाएगी। तो इस और यह देख लेते हैं यह होता किसके अंतर्गत है। माइटोसिस अपन ने देखा था सोमेटिक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल्स, ऐसे सेल्स जो ग्रोथ व वृद्धि में सहायक होते हैं। मतलब अपना भार भी किसकी वजह से, हमारा भार हो गया, आकार हो गई, हाइट हो गई, वो सब सोमेटिक सेल डिवाइड रहती है। इसकी वजह से हमारी ग्रोथ व वृद्धि होती है, ग्रोथ व डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ व डेवलपमेंट। और जबकि मियोसिस किस में होता है, जर्म सेल में। जर्म सेल मतलब रिप्रोडक्टिव जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में अपन जानते हैं हमारे मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। और 46 क्रोमोसोम हमें किस किस से मिलते हैं, इसमें 23 तो माता से और 23 पिता से। अगर मान लो ये जनन कोशिकाओं में कौन कौन रहते हैं, एक तो मेल में तो क्या हो गया, ओवेरी, फीमेल में तो क्या हो गया, ओवेरी। ओवेरी किसका निर्माण करती है, अंडे का। और मेल में क्या हो गया, टेस्टिस। टेस्टिस किसका निर्माण करते हैं, स्पर्म का। और जबकि मेल में कितने होते हैं, 46। लेकिन जब वो स्पर्म का निर्माण करते हैं तो इसके अंतर्गत क्रोमोसोम कितने रह जाते, 23। और वैसे ही फीमेल में एक के अंतर्गत होते हैं 23। और दोनों मिलते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का, जायगोट या युग्मक का निर्माण करते हैं। और युग्मक में कितने होते हैं, 46। अगर मान लो ऐसा नहीं हो, मियोसिस के अंतर्गत क्रोमोसोम आधे नहीं हो तो क्या होगा, ओवेरी एग में कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 46। वैसे स्पर्म में कितने आ जाएंगे, 46। और 46 और 46 जब अपना जायगोट बनाएंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 92। जबकि यह संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य के अंदर तो केवल 46 ही क्रोमोसोम होते हैं। अगर मान लो किसी मनुष्य के अंतर्गत 92 क्रोमोसोम आ जाएंगे तो वह इंसान नहीं रहेगा, कुछ नया ही जीव बन जाएगा। तो यह संभव नहीं है। इस वजह से कुछ सेल्स मियोसिस की प्रक्रिया करते हैं। और अंतर देख लेते हैं। माइटोसिस के बारे में हमें बताने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने सबसे पहले हमें समसूत्री विभाजन के बारे में बताया था, जो इन्होंने इसकी खोज करी थी। वह इसका माइटोसिस नाम भी फ्लेमिंग ने ही दिया था, इनका नामकरण भी फ्लेमिंग ने ही किया था। वैसे ही मियोसिस के बारे में हमें एक वैज्ञानिक हुए थे, स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। वह इसका नामकरण 2 वैज्ञानिकों ने किया था, फॉर्मर व मुर्रे। ये था इन दोनों में अंतर। और इसके डिवीजन, मियोसिस का डिवीजन भी माइटोसिस डिवीजन की तरह ही होता है, लेकिन बस इसमें इतना सा अंतर आ जाता है, क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। इसके अंतर्गत भी वैसे ही जितने माइटोसिस में फेज आए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो सारे फेज इसके अंतर्गत भी वही आते हैं। तो ये था अपना पूरा का पूरा सेल साइकिल व सेल डिवीजन। आशा करता हूँ आपको सेल साइकिल व सेल डिवीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बने रहिए विद्या दर्शन पाठशाला
के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।